हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। हम बात करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 6 की। ये लास्ट और फाइनल पार्ट है। ऐसा तो नहीं है हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, बट हमारा इतना हो गया कि आपको एग्जाम में इससे 80 to 85% क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि पूरा सिलेबस तो जब भी कंप्लीट होता है जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो ये आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये लास्ट यूनिट में चित्रा से ही करा रही हूँ, क्योंकि चित्रा के मॉडल मोस्टली सबके पास होते हैं और इतना आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी थोड़ा इतना टाइम नहीं है, मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स के थ्रू पढ़ा सकूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी, आप वीडियो देखिए। और एक बार सिर्फ आप वीडियो देखेंगे उतना भी सफिशियंट होगा। आपको अगर बिल्कुल टाइम नहीं है बट आप वीडियो देखने के बाद एक बार मॉडल को पढ़ लेंगे, मॉडल में जो क्वेश्चन दिए हैं, तो आप वहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है, हम यहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल की बात कर चुके हैं। इसमें हम यहाँ भी बात कर चुके हैं थॉमस एक्विनास, मार्केवेली, जीन बोंदा की, हम ये सब बात कर चुके हैं। हम थर्ड यूनिट में भी हॉब्स की बात कर चुके हैं, लॉक की बात कर चुके हैं, रूसो की बात कर चुके हैं, बट हमने यूनिट 4 में कुछ नहीं किया है। तो यूनिट 4 में जैसा कि कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4। हर्बर्ट स्पेंसर है और कार्ल मार्क्स है, TH ग्रीन है और HL लॉस्की है। अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स, तो आपको इतना सफिशियंट होगा, आपको इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आ सकता है या ये आ सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इनका इन 19वीं शताब्दी के जितने भी जो विचारक थे उन पर जीव विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व पड़ा है, क्योंकि उस समय डार्विन ने जीव विज्ञान के बहुत से सिद्धांतों का उत्पादन किया था, राइट। इसमें तो डार्विन नहीं है, पर डार्विन है एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इन्होंने भी क्या बोला है, इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें, हर्बर्ट ने क्या बोला है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा समाज है, राइट, जो हमारा समाज है वो किसके बराबर होता है, वो जीव के बराबर होता है, राइट। इन्होंने समाज की जीव से तुलना करी, जीव मतलब मनुष्य से तुलना करी है, राइट। इनकी पूरी इस सिद्धांत में यही है कि इन्होंने समाज की किससे तुलना करी है, मनुष्य से तुलना करी है। ये बोलते हैं जैसे मनुष्य के विभिन्न अंग होते हैं, इसी तरीके से समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं। चलिए देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और ये इस सिद्धांत की व्याख्या किस में करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इस सब की व्याख्या करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यही इन्होंने जीवन शास्त्र से आध्यात्मिक प्रभावित हुए, ये सब है। इन्होंने क्या बोला है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर समाज नहीं है तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व भी नहीं है। यहाँ पर ये सब ये बोलते हैं, स्पेंसर का सबसे अधिक ख्याति उसके अधिसावयव उद्भव विकास अर्थात सामाजिक विकास के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। हम एक एक लाइन ही पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो देखते हैं, आप एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा। ये बोलते हैं, व्यक्ति और समाज परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। अब ये भी बताते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, राइट। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी तथा व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और विभिन्न व्यक्ति मिलकर ही क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर समाज के बिना व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब समाज ही नहीं होगा तो व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये क्या मानना है, ये हर्बर्ट का मानना है, लाइक, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि जहाँ एक और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर समाज का अस्तित्व भी व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि व्यक्ति समाज के ऊपर निर्भर करता है, समाज के ऊपर, और समाज किसके ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर दोनों में से एक भी, अगर समाज नहीं होगा तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज का अस्तित्व नहीं होगा, राइट। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि व्यक्ति कैसे निर्माण होता है व्यक्ति का। इन्होंने व्यक्ति की तुलना किससे करी है, अभी हमने बात करी किससे करी है, जीव या व्यक्ति की तुलना समाज से करी है। तो व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, आपने सुना होगा जब आपके पास 10th में बायो होगी, तो व्यक्ति बहुत सी सेलों से मिलकर बनता है। प्राणी क्या बनता है, बहुत सारी सेल मिला मिला के धीरे उनसे मिलता है, राइट। और समाज किससे मिलकर बनता है, समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। जब बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक समाज बन जाता है। इसलिए इन्होंने बोला है जिस तरीके से व्यक्ति का विकास हुआ है उसी तरीके से समाज का विकास हुआ है, राइट। आगे चलते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जब हम मानव जीवन का विश्लेषण करते हैं तो हमें 2 प्रमुख आधार देखने को मिलते हैं। पहला आधार क्या है, प्राणी शास्त्रीय आधार, बायोलॉजिकल बेसिस देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक आधार, सोशल बेसिस देखते हैं, राइट। अब वो ये बोलते हैं, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो
अनुक्रमांक मतलब जब वो जन्म लेता है तो उसे वंश से ही कुछ गुण मिलते हैं, मानसिक शारीरिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं, राइट। पर ये बोलते हैं परंतु व्यक्ति का विकास जब तक संभव नहीं होता जब तक व्यक्ति सामाजिक विकास के आधार पर उसका समाज में वो उठे बैठे नहीं, जब तक क्या नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, ये इनका कहना है। वो बोलते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जिसमें प्राणी शास्त्रीय गुण रहने के बाद भी, प्राणी शास्त्रीय गुण मतलब वो मनुष्य तो है, उसमें विवेक है, वो हर चीज़ सोचता समझता है, पर उसके बाद भी यदि मनुष्य को समाज का संपर्क नहीं पाया जाता, अगर मनुष्य को बिल्कुल समाज से हटा दिया जाए तो उसमें उसमें सामाजिक विकास संभव नहीं है, उसमें सामाजिक गुण नहीं पाए जाते हैं। तो एक मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, एक समाज की आवश्यकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मनुष्य समाज पर निर्भर करता है। समाज किस पर निर्भर करता है, एक समाज को बनाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। तो इनके पूरे सिद्धांत में यही सब चीज़ें बोली गई हैं, राइट। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन दो सिद्धांतों के आधार पर किया है। पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हॉब्स ने दिया, लॉक ने दिया, रूसो ने दिया। दूसरा साव्यव सिद्धांत जो इन्होंने दिया, राइट। तो लॉक रूसो इन सब का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। ये क्या मानते हैं, ये समाज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ये व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, लोगों ने सामाजिक समझौता करके समाज बनाया है। तो ये क्या बोलते हैं कि समाज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब समाज नहीं था तो व्यक्ति रहता था किस अवस्था में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जो हम पहले सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, राइट। बट स्पेंसर के अनुसार एक साव्यव सिद्धांत की बात थी, समाज कैसा होता है, सरल से जटिल की ओर जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यही बताया, जैसे मैंने बोला है कि सेल से मिलकर बनता है एक व्यक्ति, और इसी प्रकार से समाज कैसे मिलकर बनता है, विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर यही सब दिया हुआ है, इसलिए मैं इसकी एक एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ ये भी बोला जाता है, क्या है, अंग है, वेट करिए एक मिनट, हाँ। जैसे जिस प्रकार अब यहाँ पर ये बोला गया है, जिस प्रकार मस्तिष्क प्राणी शास्त्रीय सावयव के विभिन्न अंगों को निर्देशित व नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार सरकार समाज रूपी सावयव सिद्धांत को नियंत्रित करती है। मतलब जिस प्रकार मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है, समाज को कौन नियंत्रित करता है, सरकार नियंत्रित करती है, ऐसा इनका कहना है। और ये बोलते हैं समाज का भी प्राणी शास्त्रीय सावयव के अंगों की तरह अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात जिस प्रकार किसी का एक अंग पृथक होने से उसका पूरा शरीर नष्ट नहीं हो जाता, उसी प्रकार अगर किसी समाज में से अगर कुछ व्यक्ति चले भी जाएं, बाहर चले जाएं, तो वो समाज नष्ट नहीं होगा, राइट। यही सब बोला है इन्होंने। आगे चलते हैं, इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इसकी विवेचना करी है कि व्यक्ति और समाज में ही तुलना करी है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति की भांति समाज होता है। इन्होंने सिर्फ ऐसा बोला है। पर इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ बोली है कि व्यक्ति और समाज में असमानताएं भी होती हैं। अब असमानताएं देखते हैं। परंतु स्पेंसर दोनों में पाई जाने वाली आधारभूत असमानताओं के प्रति भी सजग है और अपने इस पर भी अपने विचार देता है, जो इनकी असमानताएं क्या हैं। असमानताएं देखिए, अगर एक समाज है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, आप फिर पढ़ लीजिएगा, राइट। अभी देखते हैं हम इनकी असमानताएं। असमानताएं क्या है कि जब एक सेल होती है, जैसे एक व्यक्ति का निर्माण सेल से होता है, अगर सेल अकेली है तो सेल का कोई अस्तित्व है, सेल जीवित रहेगी, सेल जीवित नहीं रह सकती। बट एक समाज है, समाज में एक व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति समाज से अलग भी है तो व्यक्ति जीवित भी रहेगा और व्यक्ति का खुद का अस्तित्व भी होगा। एक तो ये अलग अलग, इनमें ये अलग अलग विशेषताएं हैं। दूसरा विशेषता ये है, अगर सपोज कर लीजिए एक व्यक्ति के अंदर से एक सेल को खत्म कर दिया गया, तो सेल में कोई पावर या शक्ति बचेगी, सेल में कोई भी चेतना रहेगी, सेल में कोई भी चेतना नहीं रहेगी, कोशिका में कोई भी चेतना नहीं रहेगी। बट अगर एक मनुष्य के शरीर को अलग कर दिया तो उसका एक पार्ट, सेल तो दोबारा डेवलप हो जाती हैं, टाइम के साथ बदलती रहती हैं, जैसे आपने बायो पढ़ा है। हाँ, पर अगर एक व्यक्ति का पैर या हाथ कट जाए तो वो दोबारा मनुष्य के पास आ सकता है, नहीं आ सकता। पर क्या है, सेल का निर्माण पुनः हो सकता है, ये प्राकृतिक निर्माण होता है। और दूसरा एक चीज़ है, ये क्या होता है, ये प्राकृतिक निर्माण होता है। पर सरकार किसके द्वारा बनती है, समाज किसके द्वारा बनता है, लोगों और सरकार के प्रयासों द्वारा बनता है। अगर किसी का प्रयास बहुत अच्छे होंगे तो वहाँ का समाज बहुत अच्छा होगा। तीसरा, इनमें विषमताएं क्या हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास कैसे होगा, समान कोशिकाओं से होगा, सेल से ही होगा, परंतु इनका विकास तो समान होता है। पर आपने देखा है समाज, हर जगह का समाज अलग अलग होता है, कि कहीं का समाज बहुत विकसित है और कहीं का समाज इतना विकसित नहीं है, और कहीं का समाज विकसित अवस्था के लिए अग्रसर हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि समाज किस पर डिपेंड करता है, सरकार और वहाँ पर रहने वाली जनता पर डिपेंड करता है। पर सेल ऐसा नहीं है, सेल क्या है, सेल प्राकृतिक है, राइट। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर यही सब बताया हुआ है। अब स्पेंसर ने उद्विकासीय स्तरों के अनुसार समाज के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। इस दृष्टि से स्पेंसर ने 4 समाज बताए। पहला क्या है, सरल समाज बताया, दूसरा मिश्रित समाज बताया, तीसरा दोहरे मिश्रित समाज बताया, चौथा तिहरा मिश्रित समाज बताया है, राइट। आगे चलते हैं, आप ये समाज ध्यान रखिएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है।
अब आज अनेक विद्वान स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर लंबे समय तक व्यक्ति को समाज में पूर्णतः निर्भरता व्यक्त की जाती है। अब ये बोला गया है जीव रचना और समाज रचना में कुछ मौलिक अंतर होते हैं। हम अंतर की बात कर चुके हैं, राइट। हम एक अंतर को भूल गए हैं। इन्होंने बोला है जो जीव होता है वो क्या होता है, जीव क्या होता है, राइट। तो इनका एक और डिफरेंस होता है कि समाज क्या होता है, जो जीव होता है, पहले हम जीव की बात करते हैं। जीव क्या होता है, जीव सजीव होता है, इसमें जीवन होता है। बट समाज क्या है, ये निर्जीव है, ये अमूर्त है, जिसे अमूर्त बोल देते हैं। आपको मॉडल में अमूर्त वर्ड सुनने को मिलेगा और जीव को मूर्त वर्ड सुनने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ऐसा मत करिए, मॉडल में थोड़ी लैंग्वेज टफ भी होती है, जैसा इस क्वेश्चन में है भी, क्या पूरा मॉडल जैसा लिख रहे हैं। खुद समझिए, अपने थॉट लिखा करिए वहाँ पर। अगर कोई फैक्ट है या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई डेफिनेशन दी है, वो आप बिल्कुल मॉडल जैसा लिखें, वो अच्छी बात है। बट आप पूरा मॉडल जैसा लिखेंगे तो भी एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो एग्जामिनर चाहता है आप अपने क्या विचार रख सकते हैं, आप उस बेसिस पर एग्जाम में लिखें, राइट। आगे चलते हैं हम। अब सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की आलोचना राइट। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं। पहली आलोचना क्या है, सार्वभौमिकता का अभाव है कि उद्विकास की जो प्रक्रिया सभी स्थानों पर समान नहीं होती। जैसे कि हमने बात की है कि प्रत्येक स्थान पर समाज क्या है, समाज का हर जगह विकास समान नहीं होता। कोई समाज कम विकसित है, कोई समाज उससे भी कम विकसित है, कोई समाज अर्ध विकसित है, कोई समाज पूर्ण विकसित है, राइट। तो यही बोला है ना, सार्वभौमिकता का अभाव है कि प्रत्येक जगह पर हर समाज विकसित, सार्वभौमिक क्या होता है, प्रत्येक जगह पर। तो प्रत्येक जगह पर क्या है, समाज के विकसित होने की समानता नहीं है, राइट। सेकंड है सांस्कृतिक विकास की उपेक्षा। अब इन्होंने सांस्कृतिक विकास को भी क्या माना है, सार्वभौमिक विकास माना है, जबकि ये गलत है। हर जगह का सांस्कृतिक अलग होती है, हर जगह का कल्चर अलग होता है। अगर आप इंडिया में ही नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, राइट। तो सांस्कृतिक विकास की उपेक्षा की गई। इन्होंने ये बोला है हर जगह सांस्कृतिक विकास भी क्या होता है, सेम होता है। जबकि यहाँ लिखा भी एक स्थान से रीति रिवाज दूसरे स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः यह कहना भूल है कि सामाजिक उद्विकास संस्कृति के क्षेत्र में सार्वभौमिक प्रक्रिया है, राइट। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया हुआ है। वैज्ञानिकों के आविष्कार की उपेक्षा। जब कहीं भी सार्वभौमिक विकास में कि वैज्ञानिक ने अगर कुछ आविष्कार किया है तो उससे बहुत क्रांति आती है। जैसे जब बिजली का आविष्कार हुआ था, जब ये जैसे फ़ोन आए हैं, इन सब से क्रांति आई है। और अगर ये इससे भी फ़र्क पड़ता है, अगर किसी समाज में सड़क पहले बन जाती है या बिजली पहले आ जाती है तो वो जल्दी विकसित हो जाता है। किसी समाज में देर से आती है तो वो समाज बाद में जाके विकसित होता है, राइट। व्यक्ति के महत्व की उपेक्षा। इन्होंने क्या करा है, व्यक्ति के महत्व की उपेक्षा की है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में सामाजिक जीवन को ही उद्विकास का एक महान कारक माना गया है, किंतु इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान इस बात को भूल जाते हैं कि व्यक्ति समाज का एक प्रमुख अंग है और समाज को व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा क्षमता के बल पर किसी भी दिशा में लेके जा सकता है। तो इन्होंने सिर्फ समाज का महत्व का तो वर्णन किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो समाज के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, अगर उन व्यक्तियों का चरित्र अच्छा नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो वो समाज का विकास नहीं कर सकते। तो इन्होंने यहाँ पर समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के विकास की बात की ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है, राइट। आगे चलते हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। या ये सिद्धांत है, मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, पूंजीवाद, राज्य और वर्ग संघर्ष की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसकी 2-3 टर्म समझते हैं। यहाँ पर वर्ग संघर्ष का मतलब है कि ये जो है मार्क्स ये मानते हैं कि हमेशा से जो समाज में 2 वर्ग रहे हैं, एक तो रहा है गरीब वर्ग, एक रहा है अमीर वर्ग। तो इन दोनों के बीच के संघर्ष से कि ये क्या है, अमीर वर्ग इसका शोषण करता है, अब ये क्या करता है, गरीब वर्ग इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। इन दोनों के जो आपस में जो संघर्ष चल रहा है उससे क्या हुआ है, उससे समाज का विकास हुआ है। ये कौन मानता है, ये मार्क्स ये मानते हैं कि समाज का विकास कैसे हुआ है। समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक वर्ग गरीब होता है, एक वर्ग अमीर होता है बहुत ज़्यादा। जिससे अमीर वर्ग को क्या बोला है, अमीर वर्ग को पूंजीवादी वर्ग बोला गया है। अमीर वर्ग को क्या बोला है, पूंजीवादी वर्ग बोला गया है, जिन पर बहुत पूंजी है, जिन पर पैसा है बहुत ज़्यादा। और गरीब वर्ग को क्या बोला गया है, किसान वर्ग या श्रमिक वर्ग बोला गया है, ठीक है। इन दोनों में जो विरोधाभास होता है, इन दोनों में जो संघर्ष होता है, उससे क्या हुआ है, उससे राज्य का विकास हुआ है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना मार्क्स का है, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि परस्पर ही 2 विरोधी वर्ग अस्तित्व में रहा है, जिनसे क्या हुआ है, विकास हुआ है। और इस प्रकार मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के इतिहास की कुंजी दी। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, राइट। अब ये वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि बताती है कि वर्ग संघर्ष आखिर पैदा कैसे हुआ। तो मार्क्स ने आर्थिक
नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस बात में देखी कि समाज में प्रारंभ से ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग का उत्पादन के साधन पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है और दूसरा वर्ग शारीरिक श्रम करता है, राइट। तो जो साधन वर्ग है और जो साधनहीन वर्ग का शोषण करता है, जिनके पास साधन है वो क्या करते हैं, साधनहीन वर्ग का शोषण करते हैं, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। हम बात करेंगे वर्ग संघर्ष के विचार का स्रोत कैसे आया। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था, परंतु जर्मनी सरकार उनकी क्रांतिकारी विचारों से क्षुब्ध हो गई थी, मतलब परेशान हो गई थी, इसलिए उसने अपने देश से निकाल दिया। तो फिर ये अपने मित्र के साथ इंग्लैंड चले गए। एली इनका एक एंजिलेंस मित्र है, नाम याद रखिएगा, अगर नहीं है तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, नाम याद रखिए। और वहीं इनका 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वहीं की राजनीतिक और सामाजिक दिशा ने मार्क्स के मस्तिष्क में वर्ग संघर्ष की धारणा को जन्म दिया, राइट। अब आगे चलते हैं। अब ये वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की बात करते हुए कहते हैं, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूंजीवाद की उस समय ऐसा सामाजिक न्याय था कि पूंजीवाद लोग ऐसा कार्य करते थे, सिर्फ अपने ही हित का कार्य करते थे। जो धनी वर्ग है वो और धनी और धनी और धनी हो रहा था, जो श्रमिक वर्ग है वो और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब हो रहा था, ऐसा इनका मानना है। तो ये सब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यही बोला है, या पढ़ लीजिएगा। मार्क्स यह घोषणा करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करने के लिए एक सर्वहारा क्रांति होगी, जिसमें श्रमिक वर्ग को निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी और एक नवीन समाज अर्थात समाजवाद की स्थापना होगी। सर्वहारा क्रांति से मतलब क्या है, जो पूंजीवादी वर्ग हैं जिन पर बहुत पैसा है, उनसे उनकी ज़मीन प्रॉपर्टी सब छीन कर, चाहे उन्हें लड़ाई झगड़ा करके छीननी पड़े, चाहे कैसे भी छीननी पड़े, वो छीन कर किसको बांट दी जाएगी, श्रमिक वर्ग को। जो गरीब परिवार है उनमें ऐसे बांट दी जाएगी, धीरे धीरे सब में बराबर बांट दी जाएगी। जब सब में बराबर बांट देंगे तो क्या होगा, एक समाजवाद की अवस्था आएगी, जहाँ पर प्रत्येक के साथ समान व्यवहार होगा, समान उनके पास अधिकार होंगे, समान पूंजी होगी, राइट। आगे चलते हैं हम। इन्होंने यहाँ यही बताया है, पूंजीवादी व्यवस्था के अब यहाँ पर दोष बताए हैं, राइट। इन्होंने एक और बात बोला है कि एक समय ऐसा आएगा कि श्रमिक वर्ग इतना ज़्यादा विरोध और क्रांति करेगा, इतना ज़्यादा विरोध करेगा किसका, पूंजीवादी वर्ग का, कि अंत एक दिन ऐसा आएगा कि पूंजीवादी वर्ग का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जो पैसे वाले वर्ग है उनका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, राइट। अब इसके दोष देखते हैं। पहला दोष क्या है, व्यक्तिगत लाभ का महत्व। पहला दोष क्या है, व्यक्तिगत लाभ का महत्व, कि सिर्फ हेडिंग को समझा रही है। इन्होंने क्या बोला है, जो पूंजीवादी वर्ग है वो सिर्फ ऐसा काम करता है जिससे उसका लाभ हो, जिससे एक व्यक्तिगत इंसान का लाभ हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि समाज का लाभ हो, राइट। आगे चलते हैं हम। श्रमिकों का शोषण। पूंजीवादी वर्ग क्या करता है कि श्रमिकों का शोषण करता है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि अभी हम इसे पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा आपको और पता चल जाएगा कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था एक दूसरे क्या है, गंभीर दोष हैं कि पूंजीवादी व्यक्तिगत लाभ को ज़्यादा महत्व देता है। इससे क्या होता है, इससे जो श्रमिक वर्ग होता है उसे कम प्रतिफल मिलता है, उसे इतना ज़्यादा उपलब्धि या यश नहीं मिल पाता है। तो क्या है, श्रमिकों का शोषण होता है, आर्थिक संकट आ जाता है। आर्थिक संकट कैसे आ जाता है, पूंजीवादी वर्ग मतलब कि अगर आप मान लीजिए ये है एक कोई ये समाज है, तो समाज का सिर्फ इतना सा वर्ग पूंजीवादी है जिस पर समाज का लगभग 80% पैसा है, और ये समाज का क्या है, ये श्रमिक वर्ग है जिस पे समाज का सिर्फ 20% पैसा है। तो मार्क्स क्या बोलते हैं, पूंजीवादी वर्ग तो अमीर होता जा रहा है, पर जो ये श्रमिक वर्ग है ये क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और गरीब दिन पर दिन होता जा रहा है, क्योंकि श्रमिक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ये और गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये बोला है, जब ये और गरीब होता जा रहा है तो क्या आ रहा है, आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब है श्रमिक के, अब यहाँ पर ये इन्होंने ये हेडिंग दी है, पर आप ये लिख सकते हैं कि उसे एक यंत्र की तरह यूज़ किया गया है, कि मशीनें आ गई हैं, कि श्रमिकों का सिर्फ इतना काम रह गया है कि उसे यंत्र की तरह यूज़ कर रहे हैं, जहाँ बोल रहे हैं वो वहाँ काम कर रहा है, उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति क्या होती जा रही है, भंग होती जा रही है, उसको आघात लगता जा रहा है। पाँचवा है क्रिया शक्ति में कमी आ रही है। जब मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में जनसंख्या की क्या है, क्रिया शक्ति में कमी आ जाती है। क्रिया शक्ति में कमी कैसे आती है कि जो कुछ लोग हैं पूंजीवादी लोग, उन पर ही पूरा पैसा होता है, और जो बाकी सब लोग हैं उनमें क्या हो जाता है, वो कंगाली की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिया शक्ति में कमी आ जाती है, राइट। आगे चलते हैं। श्रमिकों में एकता की भावना सहायक होती है। इससे ये बोलते हैं कि पूंजीवादी वर्ग को जब शोषण बढ़ते जाते हैं तो सभी श्रमिक एक साथ मिल जाते हैं और एक ही स्थान पर स्थापित हो जाते हैं, जिनमें लाखों की संख्या में श्रमिक काम करने लगते हैं। जैसे जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें लाखों की संख्या में श्रमिक काम करने लगते हैं, और आपस में मिलकर श्रमिक क्या करते हैं, क्रांतिकारी योजनाएं बनाने लगते हैं पूंजीवाद से छुटकारा पाने के लिए, राइट। आगे चलते हैं। अब पूंजीवाद के दोष के परिणाम होते हैं, असंतोष की भावना को जन्म देता है। जब राज्य में 2 विभाग हो जाते हैं तो प्रत्येक विभाग में क्या हो जाता है, असंतोष की भावना हो जाती है। श्रमिक वर्ग का संगठन, हम ये बात कर चुके हैं कि श्रमिक वर्ग का संगठन कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ बात कर ली है, तो इसकी दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है।
पूंजीवादीवाद का विनाश हो जाता है। जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्रांतिकारी योजना बनाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि पूंजीवाद का विनाश हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जनक हो जाता है। ये बोलते हैं कि श्रमिक इकट्ठे होते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश के श्रमिक भी मिलते रहते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन बन जाता है। समाजवाद की स्थापना होती है। समाजवाद की स्थापना कैसे होती है, जब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पूंजीवाद, श्रमिक क्या करते हैं, पूंजीवाद का अंत कर देते हैं, और पूंजीवाद का अंत करने के बाद किस समाज की स्थापना होती है, समाजवाद की स्थापना होती है। और वहाँ पर ये स्थापना ऐसी होती है, समाज में कोई भी वर्ग नहीं होगा, सभी को योग्यता अनुसार कार्य और इच्छा अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। और साम्यवादी व्यवस्था श्रमिकों के लिए स्वर्ण होगी, क्या होगी, स्वर्ण स्वर्ग योग होगी या स्वर्ग होगी, राइट, यही है। आगे चलते हैं। अब इस सिद्धांत की आलोचना दी गई है कि इस सिद्धांत की क्या आलोचना है कि एक ही वर्ग के संघर्ष से इतिहास के निर्माण हुआ है, कि ये बोलते हैं ना कि दो वर्ग हैं, उनके संघर्ष से इतिहास का निर्माण हुआ है, पर ये तार्किक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है, लोगों में हमेशा संघर्ष रहे, लोग प्यार से भी रहते थे, तो इसलिए आलोचना की गई है। दूसरा है, समाज में अनेक वर्ग थे, समाज में सिर्फ गरीब और अमीर वर्ग भी नहीं था, समाज में मध्यम वर्ग भी था और भी वर्ग थे। आगे चलते हैं। मध्यम वर्ग की उपेक्षा कर दी गई है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, समाज में एक तो गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, इसके बीच के वर्ग की इन्होंने बात ही नहीं की, तो उसकी उपेक्षा कर दी गई है। श्रमिकों का क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। मार्क्स की यह कल्पना भी गलत साबित हो चुकी है कि श्रमिकों की दशा निरंतर सोचने होती जा रही है, जबकि आज के टाइम में श्रमिकों के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। पूंजीवाद में परिवर्तन, जो पूंजीवादी लोग हैं वो भी श्रमिकों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हानिकारक सिद्धांत, ये भी बोला गया कि ये मार्क्स का सिद्धांत हानिकारक है, ये दो गुटों में क्या विरोध पैदा करता है, उनके मन में घृणा पैदा करता है, गरीब की मन में घृणा पैदा करता है अमीर के लिए, और अमीर के मन में घृणा पैदा करता है गरीब के लिए। कार्ल मार्क्स का ये ऐसा सिद्धांत है, ऐसा माना गया है। वो बोलते हैं क्रांति अनिवार्य नहीं है, जैसे हमने बात किया श्रमिक वर्ग क्या करेगा, क्रांति करेगा, किसके लिए, पूंजीवाद को खत्म करने के लिए। बट ये आलोचना दी गई है कि क्रांति करना जरूरी नहीं है, निरर्थक कल्पना है। ये बोला गया पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, ये बोला गया है कि ये निरर्थक कल्पना, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक युग में ऐसी कल्पना को व्यवहारिक रूप में कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए भी बहुत कार्य हो रहे हैं और पूंजीवादी वर्ग में भी सुधार आ रहा है, राइट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये सब है। अब मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विशेषता का सिद्धांत भी दिया। इस सिद्धांत को समझने से पहले इस वर्ड का ही मीनिंग समझते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है दो विचारों में विरोध। क्या होता है, दो विचारों में विरोध। तो मार्क्स ने यही बताया, जैसे हमने बोला दो वर्गों में संघर्ष होता है, तो मार्क्स अपने पूरे सिद्धांत में यही बोलते हैं, जो भी हमारे भौतिक जगत में जितना भी परिवर्तन आया है वो क्या आया है, वो दो विचारों के विरोध से आया है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें कि सबसे पहले हॉब्स ने सामाजिक समझौता का विचार दिया, पर इसकी आलोचना की लॉक ने की, फिर लॉक की आलोचना की रूसो ने की। तो क्या हुआ, एक विचार पैदा हुआ। विचार क्या, फिर क्या हुआ, फिर इसने जो लॉक ने विचार करा, इन दोनों के बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच विरोध हुआ। फिर विरोध के बाद एक बीच का रास्ता निकलता है, जिसे अच्छा रास्ता माना जाता है, उससे ही क्या हुआ, उससे ही विकास हुआ है। तो मार्क्स ने द्वंद्ववाद का मतलब यही है इनके सिद्धांत का, कि जीवन का विकास कैसे होता गया है, कि विचारों से हुआ है, कि एक व्यक्ति ने विचार दिया है, जैसे यहाँ पर ये विचार है, इस विचार की किसी ने आलोचना की है, आलोचना करने के बाद जब आलोचना होती रही तो दोनों के मध्य का रास्ता निकला, और ये रास्ता ही क्या है, ये सबसे अच्छा विचार है। पर आने वाले समय में इस विचार में भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने कुछ बुराइयां निकाली हैं, फिर दोबारा इन लोगों में बहस या बोलते हैं ना डिबेट हुई है, और इसके बाद फिर से एक बीच का रास्ता निकला। फिर भविष्य में लोगों को फिर इस विचार में कुछ कमियां लगी हैं, फिर इस विचार पर विरोध हुआ है, और फिर डिबेट हुई है, फिर संवाद हुआ है, फिर एक बीच का विचार निकला है। ऐसे ही क्या हुआ है, ऐसे ही विकास हुआ है। भौतिकवाद, इसे ही भौतिकवाद बोला गया है, ऐसे ही विकास हुआ है। इन्होंने यही बोली, ये विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये भी बोला गया है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, क्योंकि मॉडल में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। आगे चलते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं आंगिक एकता। आंगिक एकता मतलब क्या है, ये अंग है, क्या है, अंग है। जैसे कि अगर एक विचार ने दूसरे विचार का विरोध किया है, तो पहला विचार किसी ना किसी तरीके से दूसरे विचार से जुड़ा हुआ है ना, तभी विरोध हुआ है। तो ये क्या है, एक दूसरे में एकता रखते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बोली भी गई, एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, राइट। अब यहाँ पर है, विकास क्रम एक टेढ़ी मेढ़ी अविरल रेखा है। मतलब विकास ऐसे ही नहीं हो गया है, विकास करने के लिए बहुत टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से आया गया है। मतलब किसी ने एक विचार दिया, फिर इसका भी आलोचना हुई, फिर उस आलोचना से एक विचार निकला, फिर उसकी आलोचना हुई, फिर उस आलोचना से विचार निकला। तो विकास ऐसे ही नहीं हो गया है, विकास के होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा है और बहुत आलोचनाएं हुई हैं। तो इन्होंने बोला है कि
प्रथम जो स्वरूप क्या होता है, जो हम विचार को बोल रहे हैं, इन्होंने विचार को क्या बोला है, इन्होंने विचार को बोला है वाद। वाद के बाद अगर कोई उसके विरोध में बात बोलता है तो उसे क्या बोला है, उसे प्रतिवाद बोला है। और प्रतिवाद, इन दोनों के बीच में जो हम एक अच्छा रास्ता निकालते हैं उसे क्या बोला है, उसे इन्होंने संवाद बोला है या नाम दिया है। आप यहाँ ये पढ़ सकते हैं, इन्होंने यहाँ पूरा ये एक्सप्लेन किया है, राइट। ये यही है और ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील बोला गया है, जो हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। गतिशीलता की विरोधपरकता कि क्या है, इस सिद्धांत में ये मार्क्स का ये विश्वास है कि ये विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता पाई जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत का क्या है, विकास लगातार चलता जा रहा है और ये किसके कारण हो रहा है, ये विरोध के कारण हो रहा है, बस यहाँ पर ये बोला गया है। और गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। इन्होंने गुणात्मक, ये बोलते हैं विकास की क्रिया सिर्फ परिमाणात्मक नहीं होती कि विकास हुआ है तो उससे कोई परिमाण निकला है, नहीं, कभी कभार ये गुणात्मक भी होती है कि उस विकास का एक अलग से गुण भी होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से बोला है, भाप जल से अलग है, बर्फ भाप से अलग है और सभी अपने अपने गुण रखते हैं। इन्होंने बोला है कि एक जल है, जैसे यहाँ पर ये जल है, जल क्या है, जल क्या है, भाप बन गया, भाप दोबारा ठोस अवस्था में आया, बर्फ बना, बर्फ क्या हो गई, दोबारा जल बन गई। तो जल का अपना अलग गुण है, भाप का अपना अलग गुण है और बर्फ का अपना अलग गुण है। तो ऐसे ही बताते हैं जो विकास हुआ है उसका सिर्फ परिमाणात्मक ही नहीं है, वो क्या है, वो गुणात्मक भी है कि उसमें बहुत गुण भी हैं, राइट। तो यही बोलते हैं, ये बोलते हैं निषेध का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, मार्क्स का मत है कि विकास क्रम की प्रत्येक श्रेणी अपनी पूर्ववर्ती श्रेणी की प्रतिविरोधी है। मतलब कि अगर किसी ने ये विचार दिया है और किसी ने यहाँ दूसरा विचार दिया तो ये क्या करती है, इसका विरोध करती है। अगर किसी ने और कोई विचार दे दिया है उसी बात पर, जैसे सामाजिक समझौते की बात करें तो ये इसका विरोध करती है। तो क्या है, निषेध पर निषेध के सिद्धांत है। भविष्य में आने वाले समय में विरोध चलता जाता है और निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, राइट। प्राकृतिक जगत के आर्थिक तथ्यों का आधार पर व्याख्या है। द्वंद्वात्मक क्या है, भौतिक प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर ही व्याख्या करते हैं, ऐसा नहीं है कहीं से भी तथ्य उठा लिए, राइट। और यही क्या है, ये विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब है पूंजीवाद के विनाश का सिद्धांत। पूंजीवाद के विनाश का सिद्धांत यही है, जब इन्होंने ये बोला है दो विरोधी भावनाएं पाई जाती हैं और इनके जो समाज में दो वर्ग होते हैं, तो श्रमिक वर्ग क्या करता है, क्रांति कर देता है, जिससे पूंजीवाद का विनाश हो जाता है। इसमें मॉडल में एक और पेज है इसी क्वेश्चन का, वो ऐड नहीं हुआ है शायद PDF के थ्रू। तो आप आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। अगर आप सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में 80 to 85% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं कराएं क्योंकि आप शॉर्ट क्वेश्चन पूरे कवर भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आप एग्जाम में आंसर नहीं दे सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही।